हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अफसू क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नर जनन तंत्र होता क्या है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम बात करते हैं। और इन सभी पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पार्ट के बारे में समझेंगे, किस पार्ट का क्या कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं नर जनन तंत्र की। ठीक, तो नर जनन तंत्र की परिभाषा: नर जाति का वह अंग तंत्र जो शुक्राणुओं के उत्पादन, सुरक्षा और मादा के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। तो इनकी परिभाषा को हम लिखते हैं। इसकी परिभाषा: नर जाति का वह अंग तंत्र जो शुक्राणुओं के उत्पादन, सुरक्षा और मादा के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ये तो हमारा नर जनन तंत्र की परिभाषा हो गया। अब समझते हैं नर जनन तंत्र के हर एक पार्ट यानी हर एक भाग के बारे में, उस भाग का कार्य होता क्या है। तो हमारा सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम लेते हैं वृषण। सबसे पहला भाग हमारा होता है वृषण यानी टेस्टिस। अब विचार आता होगा, क्यों वृषण को ही पहले क्यों लिए? शुक्राशय भी था, शुक्रवाहिनी भी था, या फिर हमारा शिश्न भी था। इन सभी पार्ट को भी हम सबसे पहले ले सकते हैं। तो समझते हैं वृषण को क्यों पहले लिए। क्योंकि यह हमारे नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग माना जाता है वृषण, इसलिए हमने इसको सबसे पहले बता रहा हूं इस वीडियो में। तो समझते हैं वृषण क्या होता है। वृषण नर जनन तंत्र में एक जोड़ी पाया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इस टेस्टिस का काम होता है। टेस्टिस का काम शुक्राणु का निर्माण करना और उनको सुरक्षा पहुंचाना ही टेस्टिस का काम होता है। अब आगे आता है हमारा वृषण के बाद वृषण कोश। आगे हमारा आता है अगला वृषण कोश। वृषण कोश का कार्य क्या होता है? जैसे कि हमारे जो शुक्राणु होते हैं उनके निर्माण के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उनको चाहिए। अगर एक नर जात का जीव है, अगर उसके बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है या 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके इस टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम उससे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर कम होगा, तब जाके उसका ये जो टेस्टिस होता है ये स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से करेगा, यानी स्पर्म का निर्माण अच्छे से करता है। तो यही जो हमारा वृषण कोश है, वह वृषण कोश इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उस वृषण को सुरक्षा पहुंचाता है। कभी कभी क्या होता है, जब चोट लगते हैं, यानी चोट तो वृषण में ही लगती है, चोट लगने के बाद कुछ देर तक बाद क्या होता है कि आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर वही चोट कंटिन्यू लगती रहे या फिर काफी तेजी से लग जाए, तो उसमें होता क्या है, जो ये वृषण हमारा स्पर्म का निर्माण करते हैं, तो उन स्पर्म का निर्माण अच्छी तरह से नहीं होता है,
तो इसके लिए फिर लोग जाते हैं डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, उनसे दवा लेते हैं, मेडिसिन। ठीक, तो हमारा वृषण कोष का कार्य क्या हुआ? पहला नंबर टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना, और दूसरा इस टेस्टिस को सुरक्षा पहुंचाना। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ठंडी के मौसम में जो ये हमारा स्क्रोटम है, यानी जो हमारा वृषण कोष है, ये सिकुड़ जाता है। ठंड के मौसम में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि जो हमारा बाहरी वातावरण का टेम्परेचर होता है वो कम होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब सिकुड़ता है तो ये टेस्टिस जो होता है ये बॉडी से सटता है। जब ये बॉडी के पास जाता है तो बॉडी का और इसका टेम्परेचर दोनों मिलन से क्या होता है, जो टेस्टिस होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। और गर्मियों में यही हमारा स्क्रोटम क्या होता है, नीचे आ जाता है, यानी फैल जाता है, जिससे जो हमारा टेस्टिस होता है वो भी नीचे आ जाता है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसलिए गर्मियों में ये जो हमारे स्क्रोटम है ये फैल जाता है या नीचे आ जाता है। ठीक, अब आगे हमारा आता है अधिवृषण। चलो अगला हम समझते हैं अधिवृषण क्या होता है। देखो, अधिवृषण का इसमें सबसे मेन काम होता है, वह शुक्राणु को अच्छी तरह से तैयार करता है। जो ये हमारा एपिडिडाइमिस है, ये इतना भाग, ये इतने भाग में क्या होता है, यहां से हमारे स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं से ये हमारा स्पर्म बनता है। और ये स्पर्म कहाँ पे जाता है, इस अधिवृषण में जाता है। यानी यहीं से ये इस अधिवृषण में जाता है, यहीं पे इकट्ठा होता रहता है। और इकट्ठा होकर क्या करता है, जो हमारा अधिवृषण है वह शुक्राणु को तैयार करता है निषेचन करने के लिए, यानी उनको एकदम अच्छे से हष्ट पुष्ट बनाता है, ताकि जाके वो एक अंडाणु से निषेचन की क्रिया अच्छी तरह से कर ले। और जो शुक्राणु अच्छी तरह से तैयार होता है इसमें, वही जाके एक शुक्राणु मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में जाता है और ओवम से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। बाकी और जो शुक्राणु होते हैं वो अच्छे से तैयार नहीं रहते या नहीं जा पाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया अधिवृषण का काम। ये अधिवृषण करता क्या है, शुक्राणुओं को एकत्रित करता है और उनको अच्छे से तैयार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसके बाद आता है हमारा अगला पार्ट, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी अब शुक्रवाहिनी का क्या कार्य क्या होता है, जब यहाँ पे स्पर्म इकट्ठे हुए रहते हैं तो इसका काम है कि शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालना। ये हमारे शुक्रवाहिनी का काम होता है और इसका ज्यादा कोई काम नहीं होता है। कभी क्या होता है, जब मेल में ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी। ठीक, वैसेक्टॉमी जब होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इन नसों को, इस जो ये नस होती है यानी जो डक्ट है, ये नली है, इस नली को काट के बांध देते हैं। इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे बांध देंगे और इसको यहाँ पे बांध देते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब डॉक्टरों के द्वारा ये नसों को काट के बांध दिया जाता है, जब जिसकी इच्छा होती है ऑपरेशन करवाने की, तो इसमें होता क्या, ये जो हमारे शुक्राणु होते हैं ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया करना होता है उनको, तो वो क्या होते हैं, इस नली से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पे काट के बांध दिया जाता है और इसको हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी, या जिसको हम बोलते हैं नसबंदी। ठीक, अब अगला हमारा शुक्राशय। अगला हमारा पाठ होता है शुक्राशय। शुक्राशय का कार्य क्या होता है, शुक्राशय का कार्य, जब स्पर्म इस नली के द्वारा होते हैं यानी शुक्रवाहिनी के द्वारा होते हुए बाहर निकलते हैं, तो शुक्राशय क्या करता है, अपना एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो कि शर्करा युक्त पदार्थ रहता है। ठीक, ये जो शुक्राशय तरल पदार्थ स्रावित करता है, ये पदार्थ उनके शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, जिससे होता क्या है, जो स्पर्म आते रहते हैं यानी बाहर निकलते हैं,
उनको एनर्जी मिलती है और उनके गति में उनको सहायता मिलती है। स्पर्म को सहायता कैसे मिलती है? जैसे यहां से तो केवल स्पर्म आते हैं, ओनली स्पर्म आते हैं, फिर जब यहां से ये तरल पदार्थ निकलता है शुक्राशय से जो कि शर्करा युक्त है, जो शर्करा युक्त है पहला नंबर उनको एनर्जी देता है, दूसरा उनके मार्ग को और सरल बना देता है जिससे कि उनमें गति और अच्छे से होने लगती है स्पर्मों में। ठीक, ये हमारा शुक्राशय कार्य केवल इतना है, यानी ये तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो कि शर्करा युक्त होता है और उससे जो है स्पर्म को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, उनके गति में सहायता होता है। फिर आगे हमारा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब शुक्राणु हमारे निकलते हैं, शुक्राशय के बाद दूसरा आता है हमारा पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड यह ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या करती है? तरल पदार्थ को स्रावित करती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड यानी प्रोस्टेटिक द्रव। ये क्या करती है? जब ये स्रावित करते अपने पदार्थ को तो स्पर्मों में गति और आसानी हो जाती, प्लस जो यहां से यूरिन यानी जो मूत्र बाहर निकले रहते हैं, यह इस डक्ट में जो भी अम्लीयता जो पाई जाती है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड उस अम्लीयता को दूर करती है, यानी उस अम्लीयता को नष्ट करती है जिससे कि शुक्राणु नष्ट ना हो सके। अगर यही प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छी तरह से कार्य ना करे और इस डक्ट में अम्लीयता रहे तो स्पर्म तो यहाँ तक तो आएंगे, उसके आगे यहाँ से आने के बाद क्या करेंगे? स्पर्म मरना शुरू हो जाएंगे जिसके कारण वह आगे जाकर निषेचन की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब अगला आता है हमारा सिस्न यानी पेनिस। पेनिस का कार्य क्या होता है? सीधे अगर एक नॉर्मल इंसान है या नॉर्मल नर जात का जीव है, वह सीधे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट तक नहीं ले जा सकता स्पर्म को। तो ये जो हमारा सिस्न होता है यानी पेनिस होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सीधा होता है कि जो स्पर्म होते हैं उनको सीधा डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना होता है, जिसके कारण फिर आगे जाके स्पर्म क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है? नर जात का वह अंग तंत्र जो शुक्राणुओं के उत्पादन, सुरक्षा और मादा के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र में सबसे हमारा पहला भाग आता है वृषण। इसको पहला भाग क्यों बोलती है? क्योंकि ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स माना जाता है। बाकी और जितने भी पार्ट हैं सबको हम सेकेंडरी ऑर्गन्स में लिखते हैं, यानी द्वितीयक अंग या सहायक अंग में लिखते हैं, टेस्टिस के अलावा जितने भी पार्ट हैं। तो टेस्टिस का कार्य क्या होता है? ये सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जिसकी वजह से हमारे अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सब लक्षण जो होते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति में 18 से 22-20 साल के हो जाते हैं फिर भी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आ रहती हैं, तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला हमारा होता है वृषण कोष। वृषण कोष का कार्य क्या होता है? यह वृषण के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वृषण को सुरक्षा प्रदान करता है। ठंडियों में यह सिकुड़ जाता है जिसके कारण हमारा टेस्टिस बॉडी से सट जाता है और टेम्परेचर को मेंटेनेंस करता है। और अधवृषण का कार्य क्या होता है? अधवृषण हमारा स्पर्म को एकत्र करता है और उस स्पर्म को अच्छी तरह से तैयार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी जो हमारे शुक्राणु होते हैं उनको परिपक्व करता है अच्छी तरीके से। उसके बाद शुक्रवाहिनी होता है। शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है? केवल जो शुक्राणु होते हैं उनको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालने का कार्य शुक्रवाहिनी करता है। आगे शुक्राशय होता है। जो ये हमारा शुक्राशय है, यह सीमेन का सबसे मेन पार्ट होता है, यानी सबसे बड़ा हिस्सा सीमेन का हमारा शुक्राशय होता है, जो कि 60 से 70% निकलता है। अगर एक बार सीमेन निकाला जाए तो उनमें लगभग 60 से 70% केवल शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल ही निकलता है। बाकी
आगे हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य होता है कि जो मूत्र मार्ग में जो अम्लता होती है उसको दूर करना और स्पर्म की गति को और सरल बनाना है। और ये भी हमारे जो यानी जो सीमेन होता है उसका ये भी दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि का। प्रोस्टेट ग्रंथि से लगभग 25 से 30% जो होता है स्राव एक सीमेन में, 25 से 30% भाग हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, 60 से 70% हमारा शुक्राशय का होता है और 2 से 5% हमारा स्पर्म का होता है। और बाकी एक और हमारा ग्लैंड होता है जिनको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। उससे भी लगभग 2 से 5% श्रावण होता है जिसके कारण जाके तब सीमेन ये हमारा बनता है। तो ये सबसे पहला हमारा 60 से 70% जो है वो शुक्राशय के द्वारा, 20 से 30% हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा और 2 से 4% केवल हमारे जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छे समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।